गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आज फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल फेबल है पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने एक लेक्चर लिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का पहला लेक्चर था। दैट वाज रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि प्रीएम्बल हमारा क्या कहता है, कहाँ से आया है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीएम्बल के बारे में कुछ जूरिस्ट ने कुछ केसेस में क्या क्या कहा गया है। बट फाइनली जब प्रीएम्बल के बारे में हम अगर अल्टीमेट डिसीजन जानना चाहेंगे तो एक क्वेश्चन उठता है कि वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और ये बार बार हमको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में टॉर्चर करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैन वी कंसीडर प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस टॉपिक को डील करने के लिए हमको 3 केसेस पढ़ना, जैसे इंद्री बेरूबारी यूनियन का केस है, दूसरा केशवानंद भारती का केस है और तीसरा LIC केस है जो 1995 में आया था। ये 3 केसेस पढ़ने के बाद हमको ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रीएम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। बट इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा कि क्या कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या शुरुआत कैसी हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो आगे चल के आप केशवानंद भारती केस में चैलेंज किए गए थे। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल ये सीरीज भी बताना चाहेंगे, ये बताने से पहले कि क्या हमारा प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहला केस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने लिख के रखा है कि ये जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस था, इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज्ड। इसमें कहा गया था कि इस एक्ट में मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 31 और 31A एंड 31B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। दैट वाज रिगार्डिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट प्रॉपर्टीज का कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती थी। और इस कंपल्सरी एक्विजिशन के पीछे मोटो क्या था अगर हम जानना चाहेंगे तो हम जा सकते हैं आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि वेलफेयर स्टेट। स्टेट कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट होगा। तो वेलफेयर स्टेट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और ज़मीनें हमारे देश की एक तरह से रीढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हीं पे खेती होती है और अर्थव्यवस्था का वही मुख्य जरिया है। और मैक्सिमम ऑफ द जो किसान थे वो भूमिहीन किसान थे। मैक्सिमम हमारे यहाँ क्या जमींदारी ज़्यादा चलती थी, और उस जमींदारी का प्रॉब्लम क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ पे जमींदारी एबुलेशन लॉ ले आया। उस जमींदारी एबुलेशन लॉ से निपटने के लिए स्टेट ने मतलब स्टेट मतलब हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग 1951 में देखे थे। और इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद के केस में। और इस शंकरी प्रसाद के केस में कुछ बातें जो हमारे सामने आई थी, जैसे कि क्या हमारा जो आर्टिकल 13 है और हमारा जो 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या जो 368 के थ्रू अमेंडमेंट करके जो लॉ बनाया जाता है, क्या हम उसको लॉ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि जो ये लॉ को चैलेंज किया गया था, इसको चैलेंज करने का ग्राउंड यही था कि राइट टू प्रॉपर्टी चूंकि फंडामेंटल राइट है, और यदि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को यदि चैलेंज किया जाता है, मतलब कि किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रेन किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो इसी ग्राउंड पे कि ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसको चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि हमारा जुडिशरी का शुरुआत हम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए कहा कि नहीं, जो 368 में आप अमेंडमेंट करते हैं उसको हम लॉ नहीं मान सकते हैं अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि जब हम उसको लॉ नहीं मान सकते, जब लॉ है ही नहीं, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को चाहे रिस्ट्रेन करे या ना करे, उससे क्या प्रॉब्लम पड़ता है। तो
कह सकते हैं कि बेसिकली इस केस में ये कहा गया कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड वैलिड इन दिस केस। फिर उसके बाद इस केस के बाद दूसरा केस जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है, जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है। इसको हम लिख देते हैं। पहला केस शंकरी प्रसाद और दूसरा केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 का केस है। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 17th अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था। 17th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज। ठीक है, और ये 17th अमेंडमेंट है क्या? तो ये 17th अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 का सी को और एक्सपेंड कर दिया गया था, और जो हमारा 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी और ज़्यादा ब्रॉड बना दिया गया था। मतलब, और 9th शेड्यूल है क्या? 9th शेड्यूल बात करता है कि जो भी स्टेट का लैंड रिलेटेड लॉज अगर स्टेट 9th शेड्यूल में डाल देती है तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस केस को इस पर्टिकुलर प्रोविजन को भी इस केस में चैलेंज किया गया सज्जन सिंह के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही शंकरी प्रसाद वाला रवैया अपनाते हुए इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया और कहा कि जो हमारा आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट हो रहा है वो एक्चुअल में अमेंडमेंट हमारा लॉ नहीं माना जाएगा, और जब लॉ माना ही नहीं जाएगा तो ये सवाल उठने का कोई रीजनेबिलिटी ही नहीं है कि क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केस जो आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से लैंडमार्क जजमेंट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मार्कर सूख गया, सॉरी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो 1967 में आया था, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आया और इस केस में फिर एक बार चैलेंज किया गया। और इसमें जो हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा चीज कहा गया कि हमारा ये जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करके हम लॉ बना रहे हैं उसको लॉ माना गया एक्चुअल में। तो अब जब उसको लॉ मान लिया गया तो लॉ मानने की वजह से उसका परिणाम क्या हुआ कि अब वो भी जो भी लेजिस्लेशन स्टेट बनाती फॉर द हम कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सारे लेजिस्लेशन जो है क्या हो जा सकते हैं, शून्य हो जा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक एक्ट था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, जिसको जो स्पेसिफिक लिख देते हैं इसको, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। ये एक्ट ही इसमें मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि कह रहा था कि जो भी लैंड ओनर्स हैं जिनके पास मोर देन 30 एकर्स ऑफ लैंड है, मतलब कोई भी लैंड ओनर ऐसा है जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा की लैंड है, और यदि उस लैंड को वो होल्ड करता है तो उसको स्टेट कंपल्सरीली एक्वायर कर ले लेगी और उस एक्विजिशन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो भी भूमिहीन किसान है। तो स्टेट का तो वेलफेयर, स्टेट का ऑब्जेक्ट तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा कि स्टेट जो है वेलफेयर करना चाहती थी, जनरल पब्लिक को जो भूमिहीन किसान है उनको जमीनें देना चाहती थी, ये तो अच्छी बात थी कहीं ना कहीं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारा आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो 30 एकड़ से ज्यादा लैंड होल्ड कर रहा है, हम उसकी प्रॉपर्टी छीन ले रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14 को भी वायलेट कर रहा है और हमारा दूसरी चीज राइट टू प्रॉपर्टी को भी ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट करते हुए हमारे जुडिशरी ने कहा कि जो हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो
वॉइड था, अनवैलिड था, इनवैलिड था। और दूसरा चीज क्या कहा कि जो हम लोग दूसरी चीज क्या कहा कि जो भी जो भी अमेंडमेंट हम 368 के थ्रू कर रहे हैं वो अमेंडमेंट हो जाएगा, लॉ माना जाएगा। और यदि वो लॉ माना जाता है तो राइट टू प्रॉपर्टी के थ्रू उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं किया जा सकता है इसके थ्रू। इसमें एक और चीज को इवॉल्व किया था जस्टिस सुब्बा राव ने, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जुडिशरी में हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से क्या समझते हैं। तो इसके बारे में हम इतना ही कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मीन्स a kind of principle under which any existing law या existing rule which is against principle of natural justice, या हम कह सकते हैं कि which is bad law, तो हम उसको टच ना करते हुए फ्यूचर में इन रेफरेंस टू फ्यूचर पर्पसेज हम इसको ओवर रूल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम न्यू प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ये फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा, जो पुराने मैटर्स होंगे या जो पुराने जजमेंट्स होंगे उनको इसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया लैंडमार्क जजमेंट जो हमारा था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस जजमेंट के बाद हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं ये परेशान होगी, क्योंकि अब हम 368 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसको हमने लॉ मानना शुरू कर दिया है। और जब वो लॉ हो गया तो हम सीधी बात है कि हम अब फंडामेंटल राइट्स में कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी लेजिस्लेचर ने दो अमेंडमेंट एक साथ इंट्रोड्यूस किए, जिसको हम बोलते हैं 24th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 25th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24th अमेंडमेंट एंड 25th। ठीक है, अब 24th अमेंडमेंट में तीन बातें कही गई थी। 24th अमेंडमेंट में तीन बातें कही गई थी, जिसमें पहली बात थी कि प्रेसिडेंट वाज हेल्ड बाउंड टू गिव हिज असेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब जब संविधान संशोधन का मामला होगा तो प्रेसिडेंट अब बाउंड हो गया, अब उसको डिस्क्रिशन नहीं रहा कि वो उस मामले को रोक सकता है, उसको कंपल्सरली असेंट अपनी देनी ही होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और साथ ही साथ 368 में क्लॉज 3 जोड़ा गया। ये दोनों ही क्लॉज एक ही बात करते थे कि जो भी लॉ होगा, जो भी लॉ बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा, वो अब लॉ नहीं माना जाएगा अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक, सीधी बात है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा स्टेट या हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर था, वो चाहता था कि हम अब जो है ये केस है गोलकनाथ केस, इसको ओवर रूल कर दें थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा उस जजमेंट को ओवर रूल करने की एक कोशिश थी। और तीसरी बात थी कि जो हमारा 368 का मार्जिनल नोट है, मार्जिनल नोट जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी लेजिस्लेशन का जो हेडिंग होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसको हम लोग मार्जिनल नोट कहते हैं। तो मार्जिनल नोट जो 368 का था उसको अब चेंज कर दिया गया। पहले थी कि बात कहती थी कि प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चेंज करके अब प्रोसीजर से पावर कर दिया। मतलब कि अब वो 368 प्रोसीजर की बात नहीं करता है, अब 368 पावर की बात करता है। मतलब पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उसको अमेंडमेंट कर सकती है। ये तीन चेंजेस थे मेनली हमारे 24वें संविधान संशोधन में। पहला कि हम प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिए थे कि अब उसको अपनी असेंट देनी ही होगी। दूसरा, आर्टिकल 13 में क्लास 4 जोड़ा गया और 360 में क्लास 3 जोड़ा गया। और तीसरा था कि जो हमारा मार्जिनल नोट ऑफ 368 है, अब उसमें प्रोसीजर की जगह पावर ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब और उसके बाद कमिंग टू द 25th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
25th अमेंडमेंट में भी 3 बातें जोड़ी गई। पहली चीज की स्टेट को एम्पावर कर दिया गया कि स्टेट कैन कंपल्सरी एक्वायर द प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन की बात की गई। और दूसरी चीज जो 25th अमेंडमेंट में कही गई थी कि जो कंपल्सरी एक्विजिशन होगा उसके लिए कुछ कंपेंसेशन देना होगा, स्वाभाविक है। और वो जो कंपेंसेशन देना होगा वो कंपेंसेशन स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोर्ट डिसाइड करे, ठीक है। तो यहाँ भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन ले लिया गया कि कोर्ट जो है ये पावर नहीं रखेगी कि कितना कंपेंसेशन किसी भी मामले में किसी को देना है। और तीसरा कहा गया कि जो हमारा आर्टिकल 39 का सब क्लास बी और सी है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको प्रभाव में ले आने के लिए अगर लेजिस्लेचर कोई भी इनेक्टमेंट करती है, जो हमारा आर्टिकल 31C था, कोई भी इनेक्टमेंट करती है तो वो दैट विल नॉट बी चैलेंजेबल, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में आगे चल के जो है 1973 में जो आया था इसमें चैलेंज किया गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो हमारा जो ये प्रोविजन है 31C ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर, जैसा कि हमने मिनर्वा मिल के केस में भी पढ़ा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पावर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं। यदि रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्शन की कोशिश की गई तो दैट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर अब इसके बाद ये 24वां और 25वां संविधान संशोधन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या हमारा प्रीएम्बल जो है फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला केस है, अब इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। पहला इसका केस है इनरी बेरूबारी यूनियन 1960, ठीक है, इन री बेरूबारी यूनियन 1960 का केस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये इनरी क्यों लिखा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इनरी का मतलब होता है इन रेफरेंशियल। इन रेफरेंशियल का मतलब जब आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज करके जब कोई भी मामले में प्रेसिडेंट रेफरेंस देती है सुप्रीम कोर्ट को, जैसे हमारा बहुत सारे केस मिलते हैं, जैसे हम इनरी दिल्ली लॉज का केस कर सकते हैं, एक हमको अभी याद आ रहा है। तो जब रेफरेंस देती है सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट देता है कि इस पर्टिकुलर मैटर में मैं आपका लीगल ओपिनियन जानना चाहता हूं, तो ऐसे मामलों को हम इनरी केस के नाम से जानते हैं। तो इस केस का बैकग्राउंड क्या था कि पश्चिम बंगाल में एक जलपाईगुड़ी नामक एक जगह है जहाँ पे मामला डिस्प्यूट का था। और कुछ जलपाईगुड़ी नामक डिस्ट्रिक्ट में बेरूबारी यूनियन नामक एक जगह थी, और इस जगह को इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट था कि ये किसको मिलना चाहिए। तो इसमें एक एग्रीमेंट हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान थे। इन दोनों लोगों में एक एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि वो जो पाकिस्तानी टेरिटरी है क्या उसको हम जो इंडियन टेरिटरी है क्या उसको हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये था कि क्या हमारा आर्टिकल 3 जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके थ्रू हम सेसेशन ऑफ टेरिटरी की बात करते हैं, तो क्या नॉर्मल पार्लियामेंट्री आर्टिकल 3 में क्या नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से ये टेरिटरी दे दी जा सकती थी, या क्या कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट चाहिए था आर्टिकल 3 में। यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन दिस केस कि नहीं, हमारा आर्टिकल 3 इतना इनफ नहीं है कि हम अपने कंट्री की किसी भी पार्ट का सेसेशन कर सकें,
सेसेशन मतलब होता है जमीन को त्याग कर देना, दूसरी जमीन को दूसरे को सौंप देना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट चाहिए होगा। और इसमें दो चीज डिसाइड करेगी, पहली चीज तो ये हो गया, और दूसरा चीज कहा गया कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या हम उसको प्रियम्बल का पार्ट, जो प्रियम्बल है, क्या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज, इसको कहा कि इट इज लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ये बेसिक फ्रेमवर्क है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, या इट इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हम इसको पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम मानेंगे कि ये एक चाबी है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के मन में क्या ऑब्जेक्ट था, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाना चाहते थे, उन चीजों को हम जान सकते हैं। ठीक है, इस केस के बाद बारी यूनियन के बाद जो सबसे लीडिंग केस है हमारा केशवानंद भारती। केस 1973। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसका साइटेशन है। इस केस में क्या था, एक लेजिस्लेशन था इसमें भी, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लिख देते हैं केरला लैंड केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, जो इसमें डिस्प्यूट में था। और इसमें ये था कि जो राइट टू मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी जो था, इसको इसमें रिस्ट्रेन किया गया था, रोका गया था, छीनने की कोशिश की गई थी। ठीक है, और केशवानंद भारती जो एक किसी मठ के ओनर थे, स्वाभाविक सी बात है कि हर मठ के पास बहुत ढेर सारी लैंड्स होती हैं, तो उस लैंड्स का जो मैनेजमेंट का राइट था केशवानंद भारती के पास से, उसको छीना जा रहा था इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, ये 1970 का लेजिस्लेशन है, 1970। ठीक है, तो इस लेजिस्लेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर पावर को, जो हमें आर्टिकल 26 में मिला है, उसको छीनने जाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस पर्टिकुलर मामले को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती के द्वारा, किस प्रोविजन के थ्रू, अंडर आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारा राइट टू मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड दैट पर्टिकुलर राइट कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास दो इशू था। पहला चीज कि वैलिडिटी ऑफ 24th एंड 25th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हमारा संविधान का जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन था, क्या वो वैलिड था या नहीं था। और दूसरा चीज इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास था कि एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि अप टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के किसी भी भाग को हमारा लेजिस्लेचर या हमारा पार्लियामेंट किस हद तक अमेंड कर सकता है। क्या संविधान को बदल ही सकता है, क्या दूसरा संविधान लगा देगा अमेंडमेंट के थ्रू। ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी थी, और इसको 13 जजेस का बेंच बैठा हुआ था, जो हम कह सकते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। और इसको 7-6 की मेजोरिटी से डिसाइड किया गया था। और डिसाइड करते हुए दोनों क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने हल करते हुए कहा, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हमारा 24th एंड 25th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं। तो 24th अमेंडमेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट के पार्ट 2 जो आर्टिकल 31C के बारे में है, कि 31C कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है, और उस कंपल्सरी एक्विजिशन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रेन कर रहा था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड ठहरा दिया। और दूसरा जो प्रिंसिपल था हमारा, एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इस क्वेश्चन को डील विद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी मामले में बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम
छीण नहीं कर सकते हैं, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज का जो आधारभूत ढांचा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यदि उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या उस पर्टिकुलर वस्तु या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसकी मूल आत्मा खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या इसका डिफिनीशन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही कर देते और आसान हो जाता? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का जब हम डिफिनीशन कर देते हैं या लेजिस्लेचर जब डिफिनीशन कर देती है, तो डिफाइनिंग एनी पर्टिकुलर थिंग इज मीनिंग देयर बाय कि वी कैन से दैट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में 2 चीजें बता देते, 3 चीजें बता देते, सेक्युलरिज्म बता देते, हमारा रूल ऑफ लॉ बता देते, सेपरेशन ऑफ पावर बता देते। इन 3 चीजों के अलावा अगर हम कह देते कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो कोई एक ऐसी चौथी चीज जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होती लेकिन फिर भी हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मान पाते, क्योंकि पहले से डिफाइंड है मतलब लिमिटेड है। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि डिफिनीशन मतलब डिफाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट मतलब लिमिटिंग इट्स पावर, ठीक है, लिमिटिंग इट्स स्कोप। तो हमको लिमिटेशन तो लगाना नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करने के बजाय कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या चीज है, ये कहा कि इट विल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट केसेस, कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का क्या है। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है अपने माइंड से या अपने अंडरस्टैंडिंग से। जैसे पहला, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो प्रिंसिपल दिया गया था, ये प्रिंसिपल जो है क्या कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया आर्टिकल 14 में, और हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रिंसिपल दिया गया था, ये भी हमने अपने संविधान में एक्सेप्ट किया है एज ए कंप्लीटली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसका सिनेरियो कुछ अलग है, अभी इसको हम फ्यूचर रेफरेंस में कभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट भी हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट, ठीक है, हमारा स्टेट सेक्युलर है, जैसा कि हमने अपने प्रीएम्बल में पढ़ा था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये चीजें हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं। इसके बाद एक और केस आया था LIC केस, जिसको LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर एंड अदर्स 1995 का केस है, जिसको शॉर्ट में हम लोग LIC केस कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डील किया कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि यस, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड it can be said that it is integral part of Indian Constitution। और एक और बात कही कि but it is a non justiciable part, ठीक है, नन ये LIC केस में कहा कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नॉन जस्टिसिएबिलिटी क्या होती है, क्या हम अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, प्रीएम्बल को हम इन्फोर्स करा सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ या नहीं। ये होता है जस्टिसिएबिलिटी या नॉन जस्टिसिएबिलिटी, मतलब उसको लागू कराया जा सकता है न्यायालय में या नहीं, ठीक है। तो इसको नॉन जस्टिसिएबिलिटी का मतलब इसको नहीं लागू कराया जा सकता। जैसे जो भी वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में है, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इनको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
और दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जैसा कि आज हमने पढ़ा, प्रियम्बल इज वेदर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े, 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा, शंकरी प्रसाद केस पढ़ा, सज्जन सिंह केस पढ़ा, बेरूबारी यूनियन केस पढ़ा, केशवानंद भारती केस पढ़ा, LIC केस पढ़ा। ये सारे केसेस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी इसमें लेफ्ट नहीं है, और आप लोगों का ये लेक्चर कि क्या हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।